हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें 20 प्रश्न हो चुके इससे। नेक्स्ट आज आगे वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उम्मीद उम्मीद करते हैं प्रश्न सभी के लिए उपयोगी होंगे और चाहे वो कोई सा एग्ज़ाम दे रहे हों, सभी के लिए महत्वपूर्ण ये प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है तन चित और मन राजा कीन्हा प्रमुख पंक्तियाँ किस प्रकार की शैली का वर्णन हुआ है प्रमुख पंक्तियों में, ये बताना है। ऑप्शन है कथात्मक शैली, समासोक्ति परक शैली, अन्योक्त परक शैली या फिर रूप अतिशयोक्ति परक शैली है। तो देखेंगे आंसर इसका हो जाएगा सी सही। अन्योक्त परक शैली का इन पंक्तियों में उल्लेख हुआ है और ये प्रमुख पंक्तियां जो हैं जायसी की रचना की हैं। जायसी की महत्वपूर्ण रचना है पद्मावत। पद्मावत की ये प्रमुख लाइन है। आंसर हो जाएगा इसका सी सही। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। प्रश्न है कृष्ण काव्य परंपरा में नायक नायिका के प्रेम के चित्रण में कौन सी दृष्टि प्रमुख मानी जाती है। ऑप्शन है श्रृंगार रसवर्णन है, अध्यात्म दृष्टि है, अलौकिक लोकोत्तर रति भाव दृष्टि है या फिर है लीला गान दृष्टि। तो आंसर हो जाएगा इसका डी सही। लीला गान आप सभी ने देखा होगा कि जितना भी कृष्ण काव्य लिखा गया है उसमें कहीं ना कहीं लीलाओं का उल्लेख हुआ है, जैसे रासलीला है और राग लीला है, बहुत सारी लीलाएं उसमें उल्लेखित हुई हैं कृष्ण काव्य परंपरा में। तो आंसर हो जाएगा डी सही, लीला गान। लीला गान। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है। महत्वपूर्ण रचना है रास पंचाध्यायी, अपने आप में एक बहुत महत्व रखती है। ऑप्शन है कृष्णदास हैं, परमानंद दास हैं, नंददास हैं और हैं चतुर्भुज दास। तो आंसर जो हो जाएगा उसका हो जाएगा सी सही, नंददास की प्रमुख रचना है रास पंचाध्यायी। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है निम्नलिखित में से भगवती चरण वर्मा की कौन सी रचना है। ऑप्शन है अशोक के फूल, हजारी प्रसाद की रचना है। दूसरा है नाचो बहुत गोपाला। तीसरी जो रचना है कही न जायका कहिए, रसमर्थी। जो लास्ट ऑप्शन है वो रसमर्थी। और आंसर हो जाएगा इसका सी सही। सी सही। भगवती चरण वर्मा की जो रचना है वो कही न जायका कहिए महत्वपूर्ण रचना है। रसमर्थी दिनकर की महत्वपूर्ण रचना है। तो आंसर हो जाएगा सी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है मैला आंचल किसका उपन्यास है। ऑप्शन है अशोक वाजपेयी है, प्रोड्यूसर रेणु है, गोपाल प्रसाद नीरज हैं और या फिर है हीरानंद बादशन आज्ञे। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही। प्रोड्यूसर रेणु का यह एक आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो आंसर हो जाएगा बी सही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है कि कबीर दास को भाषा का डिटेक्टिव कहने वाले आलोचक का नाम है। कौन से किस आलोचक ने कबीर दास को भाषा का डिटेक्टिव कहा है। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, राम कुमार वर्मा हैं, हजारी प्रसाद हैं और हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आंसर होगा इसका वो हो जाएगा सी सही, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को भाषा का डिटेक्टिव कहा है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। प्रश्न है रीतमुक्त कवि हैं। रीतमुक्त कवि कौन से हैं ये बताना है। ऑप्शन है भिखारी दास हैं, मतीराम हैं, ग्वाल कवि हैं और हैं ध्वजदेव। तो आंसर हो जाएगा इसका ध्वजदेव। और रीतमुक्त काव्य धारा के प्रमुख 5 कवि माने जाते हैं ध्वजदेव को जोड़कर। जो प्रमुख हैं वो हैं 4, जिसमें हैं आलम, बोधा, ठाकुर और घनानंद। इस प्रकार से 4 प्रमुख कवि हैं। साथ ही कहीं कहीं जो है ध्वजदेव को भी रीतमुक्त कवि माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी सही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। जगत विनोद। जगत विनोद के रचयिता कौन हैं, उनका नाम बताना है कि जगत विनोद किसकी रचना है। ऑप्शन है देव हैं, मतीराम हैं, भूषण हैं और हैं पद्माकर। तो आंसर हो जाएगा इसका डी सही। पद्माकर की ये महत्वपूर्ण रचना है जगत विनोद। राजा जय सिंह के दरबार में ये एक राजकवि रहा करते थे और उन्हीं की वीर गाथाओं का उल्लेख उन्होंने जगत विनोद में किया है। तो आंसर हो जाएगा डी सही। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। सूरसागर।
सूरसागर का काव्य रूप कौन सा है? ऑप्शन है प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, गीत काव्य है। तो आंसर हो जाएगा डी सही, गीत काव्य। जो सूरसागर की रचना है सूरदास की महत्वपूर्ण रचना है। सूरदास की प्रमुख 3 रचनाएं मिलती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सूरसागर है, और जिसमें साहित्य लहरी है। इसके साथ ही नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। सूरसारावली, सूरसागर और साहित्य लहरी प्रमुख 3 रचनाओं का उल्लेख मिलता है सूरदास की रचनाओं में, और जिसमें भ्रमर गीत सबसे महत्वपूर्ण इनका मार्मिक वर्णन किया है इन्होंने। इसके साथ हम नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुंशी प्रेमचंद की रचना कौन सी नहीं है? ये बताना है कि कौन सी नहीं है मुंशी प्रेमचंद की रचना। ऑप्शन है गबन है, वरदान है, शतरंज की राय, टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो आंसर हो जाएगा इसका डी सही, टेढ़े मेढ़े रास्ते इनकी रचना नहीं है। बाकी ये तीनों ही ये रचना जो है प्रेमचंद की हैं। गबन और वरदान यह उपन्यास है, शतरंज के खिलाड़ी ये कहानी है। इसके साथ हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है क्या चीज? ये बताना है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों की जो प्रेम पद्धति है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो तथ्य है, महत्वपूर्ण आधार है, वो क्या है? ऑप्शन है प्रेम की पीर है, अलौकिक प्रेम है, और प्रतीकात्मक प्रेम है, या फिर है दार्शनिक अभिव्यक्ति। तो आंसर हो जाएगा इसमें ए सही, प्रेम की पीर को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महत्वपूर्ण माना है, और क्योंकि इसी के आधार पर, प्रेम के आधार पर ही इन्होंने परम ब्रह्म की जो मिलन, आत्मा का मिलन परमात्मा से करते हुए दिखाया है। तो इसमें जो सूफी कवियों की जो प्रेम प्रमुख पद्धति है वो प्रेम की पीर है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा जो प्रश्न है वो देखेंगे। रीतबद्ध कवियों से घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है क्योंकि घनानंद का जो वैसे तो रीतबद्ध जो कवि हैं उनका प्रेम अलग है, लेकिन जो घनानंद है उनका प्रेम अलग है। वो हमें बताना है क्यों अलग है। ऑप्शन है इसमें ऑप्शन है वह अध्यात्म मार्शल है, वह अलौकिक एवं अध्यात्मक है, या फिर वह सुजान के प्रेरित हैं। दूसरा जो आंसर है वह स्वानुभूति और रीत मुक्त है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी सही, वह स्वानुभूति और रीति परक रीत मुक्त कवि हैं, इसीलिए उनका जो प्रेम है वो अलग है। हमारे रीत काल में 3 प्रकार के कवियों का उल्लेख मिलता है, 3 प्रकार के कवि मिलते हैं। पहले रीतबद्ध, दूसरे हैं रीत सिद्ध कवि, और तीसरे जो हैं रीत मुक्त कवि। रीत मुक्त कवि इस प्रकार से जो घनानंद हैं एक रीत मुक्त कवि माने गए हैं। तो आंसर हो जाएगा इनका डी सही, यह वह स्वानुभूति और रीत मुक्त परक कवि माने गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न है 34। प्रश्न है, रीति निरूपण की प्रकृति का परिचालक ग्रंथ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रीति निरूपण की जो प्रकृति है उसका परिचालक जो ग्रंथ है वो कौन सा है। ऑप्शन है शिवराज भूषण है, बिहारी सतसई है, और कविकुल कल्पतरु है, या फिर है रस विलास। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही, कविकुल कल्पतरु। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। सूफी काव्य परंपरा की सर्व प्रमुख रचना है, सूफी काव्य परंपरा की जो प्रमुख रचना है वो कौन सी है। ऑप्शन है मधुमालती है, मधुमालती मंझन की रचना है, मंझन की। मृगावती कुतुबुन की रचना है, कुतुबिन की रचना है। इसके बाद है माधव काम कंदला, माधव काम कंदला कुल 3 लोगों ने लिखी है, आलम, लाल कवि, और लिखा है इसके बाद देखेंगे हम दूसरा, सॉरी इसका आंसर पद्मावत
और है पद्मावत। तो आंसर हो जाएगा इसका सूफी काव्य परंपरा की जो महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है वो पद्मावत है। पद्मावत ही महत्वपूर्ण रचना है सूफी काव्य परंपरा की। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है सूफी प्रेमाख्यान कवियों का प्रतिपाद्य है। प्रेमाख्यान जो कवि हैं उनका प्रतिपाद्य जो रूप है वो क्या है? ऑप्शन है सूफी मत का प्रचार करना है क्या? दूसरा है वैराग्य का प्रतिपादन करना है, संसार की निस्सारता करना है, या फिर प्रेम कथा के माध्यम से ब्रह्म जीव का मिलन करना है। तो आंसर हो जाएगा डी सही, प्रेम कथा के माध्यम से ही जीव का परमात्मा से मिलन करना ही सूफी काव्य परंपरा का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न नंबर है 37 और प्रश्न है भूषण की कविता का प्रधान रस है। देखा जाता है कि भूषण की रचना है वो किस रस में विख्यात है। ऑप्शन है कारुणिक हैं या फिर श्रृंगारिक हैं, प्रशस्त परक हैं या फिर व्यंग्यात्मक परक हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका यानी कि सी सही, प्रशस्त परक रचना है। प्रशस्त, इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं प्रशस्त परक लिखी हैं, क्योंकि भूषण एक वीर कवि माने गए हैं रीतिकाल के। रीतिकाल के वीर कवि माने जाते हैं भूषण, इसीलिए इनकी जो रचना है उनका मूल स्रोत है, मूल आधार है वो प्रशस्त परक रचनाएं हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 38। प्रश्न है तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है? कि तुलसी की जो रचना है उसका भाषा क्या है? इसके बाद ऑप्शन है ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, भोजपुरी या फिर है खड़ी बोली। तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, हिंदी नवरत्न में हिंदी का सबसे बड़ा कवि किसे माना गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, थोड़ा सा डिबेट वाला प्रश्न है, व्याख्यात्मक प्रश्न है। तो इसमें बहुत सारे कवियों का अलग अलग मत रहा है और बहुत विवाद रहा है इस प्रश्न पर। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा नोट डाउन जरूर करेंगे मेरे हिसाब से आप सभी लोग। ऑप्शन है तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, देव हैं या फिर हैं बिहारी। तो आंसर हो जाएगा इसका देव। लेकिन जो सर्वमान्य कवि माना गया है वो देव को माना गया है। हिंदी नवरत्न की बात हो रही है, न कि सब कवियों की। हिंदी नवरत्न एक रचना है, उस रचना में जो सबसे प्रमुख मान्यता दी गई है वो देव को दी गई है। कुछ लोगों ने सूरदास को, बिहारी को, तुलसी को भी माना है, लेकिन जो सर्वमान्य मान्यता है वो देव को तरफ है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही, देव। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न नंबर है 40। प्रश्न है लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन से हैं? माना जाता है कि रीतकाल में जितने भी काव्य लिखे गए वो कहीं ना कहीं लक्षण ग्रंथों के आधार पर लिखे गए, लक्षण ग्रंथों पर लिखे गए हैं। लेकिन इसमें पूछा है कि अंतिम कवि जो लक्षण ग्रंथों में लिखा है वो कौन है? ऑप्शन दिए हैं देव कवि हैं, पद्माकर हैं, बैनी प्रवीण हैं और हैं रश्लीन। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा पद्माकर, बी सही। लक्षण ग्रंथ काव्य परंपरा में जो सबसे लास्ट कवि माने जाते हैं, अंतिम कवि माने जाते हैं, वो पद्माकर हैं। इसके बाद अब फिर किसी ने अलक्षण ग्रंथों का लिखना नहीं सही समझा है, तो आंसर हो जाएगा बी सही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है भारतेंदु का कौन सा नाटक अनुदित रचना है? भारतेंदु ने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, कुछ मौलिक लिखे हैं और कुछ अनुदित नाटक लिखे हैं। तो इसमें हमें अनुदित नाटक ही बताना है कि कौन से भारतेंदु का अनुदित नाटक है। ऑप्शन है चंद्रावली है, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, विद्या सुंदर और है अंधेर नगरी। तो आंसर हो जाएगा 41 का, वो हो जाएगा विद्या सुंदर, यानी कि सी सही है। विद्या सुंदर इनका एक अनुदित नाटक है। आंसर हो जाएगा सी सही। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है हिंदी आलोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? ठीक है, हिंदी आलोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु की कौन सी रचना है वो उल्लेखनीय है, या कौन सी रचना, कौन सी पत्रिका का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है कवि वचन सुधा है, ब्राह्मण है, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका है या फिर है आनंद कादम्बनी। तो आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा आनंद कादम्बनी। आनंद कादम्बनी जो रचना है प्रेमघन की है, प्रेमघन की महत्वपूर्ण पत्रिका है ये आनंद कादम्बनी। इनका संपादन आनंद प्रेमघन ने किया है। तो आंसर हो जाएगा डी सही, आनंद कादम्बनी।
कविवचन सुधा भारतेंदु की है और ये भी भारतेंदु की है, ये प्रताप नारायण मिश्र की है। मिश्र की रचना है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी सही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है भारतेंदु युगल किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि भारतेंदु युग में किस उपन्यास के कौन सा उपन्यास था कि उसके आधार पर ये कहा जाता था कि आधुनिकता का उपन्यास है, आधुनिक युग का उपन्यास है। ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, एक अजान सो सुजान और है चंद्रकांता। तो आंसर हो जाएगा इसका परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु ये हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, प्रथम उपन्यास है। इसके रचनाकार हैं श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास के द्वारा ये महत्वपूर्ण लिखा गया है परीक्षा गुरु उपन्यास। तो आंसर हो जाएगा बी सही, परीक्षा गुरु। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है आधुनिक काल में हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा के परमार्जित कर्ता थे कौन। कौन है हिंदी गद्य और पद्य के परमार्जन करता। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र है, बाल मुकुंद है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, श्याम सुंदर दास हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि डी आंसर सही है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है नासकेतोपाख्यान के रचयिता का नाम है। नासकेतोपाख्यान किसने लिखी है। ऑप्शन है सदन मिश्र हैं, सदा सुखलाल हैं, ईशा अल्लाह खां हैं या फिर हैं लल्लू लाल। तो आंसर हो जाएगा जो नासकेतोपाख्यान सदन मिश्र की महत्वपूर्ण रचना रही है, आंसर हो जाएगा सदन मिश्र। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना प्रकाशन क्रम से पहले आती है। इसमें क्रम बताना है मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाओं का। तो बताना है कि कौन सी रचना पहली है। तो ऑप्शन है भारत भारती, विराट, विकटवट और है जयद्रथ वध, पंचवटी। इसके जो आंसर हो जाएगा वो है जयद्रथ वध। भारत 1912 की लिखी गई है, 1912। पंचवटी 1925 में लिखी गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे दूसरा प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी चंद्रगुप्त के प्रति प्रणय भाव नहीं रखती है। चंद्रगुप्त नाटक जो है प्रसाद का महत्वपूर्ण नाटक रहा है। इसमें बहुत सारे पात्र हैं, पात्रों को भी याद रखना और कथन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं चंद्रगुप्त के। तो चंद्रगुप्त के जो कथन हैं उनको भी याद रखना है। बताना है कि कौन सी नारी है, नारी पात्र है और वो जो उसका नायक है चंद्रगुप्त उसका से प्रणय भाव नहीं रखती है। ऑप्शन है कांडेलिया है, कल्याणी है और सुभाषिनी है, मालविका है। तो आंसर हो जाएगा इसका सुभाषिनी प्रणय भाव नहीं रखती है। इसके साथ हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 48। प्रश्न है प्रेमचंद के किस उपन्यास पर गांधीवाद का प्रभाव अधिक परिलक्षित होता है। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। और अब प्रश्न है ऑप्शन है रंगभूमि है, कर्मभूमि, सेवा सदन और है गोदान। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट सही रंगभूमि पर इन्होंने गांधी के जो मनोभाव है, गांधी का विचारधारा का उल्लेख हुआ है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी ए सही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 49। प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, बहुत ही मतलब घुमा के ये प्रश्न दिया हुआ है। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को किस पुस्तक में परिलक्षित किया है। इनकी कौन सी पुस्तक है जिसमें नारी की उपेक्षा की गई है। ऑप्शन है भारत भारती, रंगभूमि, द्वापर या फिर है साकेत। तो आंसर हो जाएगा इसका साकेत में इन्होंने नारी के प्रति उपेक्षा दिखाई है। इसके बाद है प्रश्न नंबर लास्ट और प्रश्न नंबर है 50। प्रश्न है
प्रश्न है छायावाद के प्रमुख कवि में से किसने गीतों की मधुर वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति अधिक है? मतलब कौन से छायावादी कवि हैं जिनके गीतों में मार्मिक वेदना है? ऑप्शन है निराला प्रसाद हैं, पंत हैं, महादेवी वर्मा हैं और हैं निराला। तो आंसर हो जाएगा इसका, वो है प्रसाद। प्रसाद के जो छायावादी कवि हैं, प्रसाद के जो रचनाएं हैं, प्रसाद के गीत हैं, उनमें मधुर वेदना का मार्मिक वर्णन किया है प्रसाद ने। तो आंसर हो जाएगा डी सही। तो आज इतना ही। नेक्स्ट नेक्स्ट जो बचे हुए प्रश्न हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो थैंक यू, जुड़े रहिए ऐसे ही मेरे चैनल से और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।